हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अपनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं जीएसटी रिटर्न GST-R1 फाइल करना। यहाँ पर ये जो आपकी रिटर्न है GST-R1 आपको मंथली फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। लेकिन अगर किसी ने QRMP स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है तो यहाँ पर वो IFF फाइल करते हैं मंथली, देन उसके बाद यहाँ पर जो क्वार्टरली है GST-R1 फाइल करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं उनका भी आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे और इसमें कौन कौन सी जरूरी टेबल्स हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद स्पेसिफिक वीडियो मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी अपलोड की है। टाइम टू टाइम यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। तो पहले यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है। जब आपको अगर फर्स्ट टाइम आप भरने जा रहे हैं तो जब रजिस्ट्रेशन मिल जाता है उसके बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड जो है ईमेल पर आते हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्लिक करके आपको यूजर नेम पासवर्ड सेट करना होता है। तो सबसे पहले मैं जीएसटी नंबर डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से पोर्टल आएगा, यहाँ पर क्लिक करना है रिटर्न डैशबोर्ड। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से पीरियड सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं जो रिटर्न फाइल कर रहा हूँ ये जून के लिए फाइल कर रहा हूँ, जुलाई में। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, सर्च पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन, प्रिपेयर ऑफलाइन। तो ऑनलाइन फाइल करना काफ़ी आसान है, अगर आपके नंबर ऑफ बिल्स काफ़ी कम है तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करके आराम से फाइल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ टेबल्स आपको देखने के लिए मिलेगी, इसके अंदर में हमें डाटा फीड करना होता है। जो सबसे ज़रूरी टेबल्स है पहले मैं उनकी बात कर लेता हूँ। सबसे ज़रूरी टेबल है 4A 4B वाली जो टेबल्स है कि आपके पास जीएसटी नंबर है और जिसको आपने सेल की हुई है वो आप सर्विस सेल कर रहे हैं फिर गुड्स में सेल कर रहे हैं, दोनों में ही अगर सामने वाले पर्सन के पास जीएसटी नंबर है तो डिटेल्स इस वाले जो टेबल है उसमें ऐड होगी। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को ऐसे B2C सप्लाई है कि सामने आपके पास तो जीएसटी नंबर है तो आप तो बिजनेस हो गए, सामने कस्टमर है इसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उस केस में डिटेल टेबल नंबर 7 में आएगी। उसके बाद जो आपने सेल की है, अगर आपकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ तक की है तो जो B2B सप्लाई है उसके लिए 4 डिजिट तक का सेशन मैंडेटरी है, बाकी अदर वाला आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर पिछले साल में टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो फिर 6 डिजिट का सेशन आपको सबके लिए देना जरूरी है। टेबल नंबर 12 मैंडेटरी हो गई। टेबल नंबर 13, इसमें आपको डॉक्यूमेंट रिसीव्ड जो भी आपने सेल के इनवॉइस जारी किए हैं, बिल्ट, उसके अलावा कोई आपने वाउचर्स, कोई चलान्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, उसके अलावा अगर आपने यहाँ पर आरसीएम की लायबिलिटी आपके ऊपर आ रही है तो उसकी सेल्फ इन्वॉइसिंग करनी होती है और उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर आपको इन्वॉइस की डिटेल देनी होती है। तो सबसे ज़रूरी टेबल्स आपकी 4, 7, 12 एंड 13 ये टेबल्स हैं। नीचे यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट के लिए भी दिया गया है कि पिछले महीने में कोई गलती हो गई तो यहाँ पर अमेंड कर सकते हैं, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने फाइल किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, वो आप एक बार देख सकते हैं। अगर आपकी R1 भरने में कोई गलती हो गई है तो उसके बाद आप इसको R1A GST-R1A के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको हर महीने 2 रिटर्न भरनी होगी, एक R1 और एक 3B। सबसे पहले हम इस टेबल में डाटा एंट्री करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बाकी टेबल्स का भी ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आपके लार्ज इन्वॉइसेस है, एक इन्वॉइस की वैल्यू आपकी 1 लाख से ज़्यादा है और अदर स्टेट में आप जारी कर रहे हैं और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर आपको इस वाली टेबल में एंट्री करनी होगी। आपने एक्सपोर्ट किया है वो विद पेमेंट ऑफ टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, यहाँ एंट्री होगी। अगर निल रेटेड सप्लाई है, नॉन जीएसटी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, इस टेबल में एंट्री होगी। क्रेडिट नोट्स रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों के लिए टेबल नंबर 9B बनाई गई, तो रजिस्टर्ड के लिए यहाँ पर एंट्री होगी, अनरजिस्टर्ड के लिए यहाँ पर। उसके अलावा एडवांस के केस में भी, सर्विस के केस में लाइबिलिटी आती है तो एडवांस जब रिसीव करेंगे उस पर टैक्स यहाँ पर जमा होगा। जब उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी तो उसकी एडजस्टमेंट की डिटेल यहाँ पर देनी है। इन्वॉइसिंग तो ऊपर वाली टेबल्स में ही होगी। टेबल नंबर 14 एंड 15 ये ई कॉमर्स सप्लायर्स के लिए मैंडेटरी होती है। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको पहले टेबल में डाटा एंट्री करके दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर ये टेबल ओपन की, अब उसके बाद हमें क्लिक करना है ऐड रिकॉर्ड पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम जीएसटी नंबर एंटर करेंगे सामने वाले पर्सन का, देन उसके बाद इन्वॉइस नंबर डालेंगे, डेट और टोटल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल आपका जो इन्वॉइस है वो 100 रुपीज़ का है और उस पर 18% का जीएसटी, टोटल इन्वॉइस वैल्यू होगी 180, तो यहाँ पर 118 लिखा जाएगा। ठीक है, टोटल वैल्यू यहाँ पर डालनी है। जब जीएसटी नंबर डाल देंगे तो टेबल से यहाँ पर एक्सटेंड हो जाएगी, मैं आपको एंटर करके दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको इन्वॉइस नंबर डालना है। ठीक है, तो जो भी इसका इन्वॉइस नंबर है, जैसे 452 है वो, फिर उसके बाद यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे। तो जून के लिए हम भर रहे हैं तो जिस दिन आपने इन्वॉइस जारी किया है उसकी डेट आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारा 18% का मैंने डेट लिया था तो हम उसके सामने वैल्यू डाल देंगे। अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 5, 12, 18 अलग अलग चीज़ें हैं तो उनके रेस्पेक्टिव ऊपर तो टोटल इन्वॉइस की वैल्यू डलेगी और बाकी की रेस्पेक्टिव डेट के सामने वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। बाद ऐड रिकॉर्ड पर यहाँ पर आपको डिटेल दिखेगी और एक एक करके ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके डाटा को ऐड कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं टेबल नंबर 5 जो कि B2C के रिगार्डिंग है। यहाँ पर भी जो डिटेल्स है बस उसमें जीएसटी नंबर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले वो स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपने सप्लाई की है। ठीक है, देन उसके बाद इन्वॉइस का नंबर, डेट,
टोटल वैल्यू कितनी थी वही सेम यहाँ पर लिखना है, जैसे 100 का प्लस 18 तो 118, और जो भी रेस्पेक्टिव आइटम्स है उसके सामने वैल्यू लिख देनी है, सेव पर क्लिक करते जाना है। तो एक एक करके आपको रिकॉर्ड इस तरीके से ऐड करना होगा। यहाँ पर आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते जाइएगा और डाटा को आपको ऐड करते जाना है। बात करते हैं टेबल नंबर 6 से। इसमें जो डिटेल्स है यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस नंबर लिखना है, इस प्लेस पर डेट लिखनी है, देन उसके बाद टोटल इनवॉइस की वैल्यू। अब इसमें 2 पॉइंट आते हैं, अगर आपने विद पेमेंट ऑफ टैक्स किया है तो फिर तो 118 रुपये लिखने हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ 100 रुपीज़ के हिसाब से। विदाउट पेमेंट आपने किया है, क्योंकि एलयूटी फाइल करके आप बिना पेमेंट के भी एक्सपोर्ट, बिना टैक्स पे करे भी एक्सपोर्ट जो है वो कर सकते हैं, मतलब इनवॉइस जारी कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर भी आपको टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। उस केस में यहाँ पर आपको 100 ही डालना है, लेकिन जो भी आपके रेट के आइटम थे उसके सामने रेस्पेक्टिव डालना है, ऐसे नहीं आप जीरो के सामने डाल देंगे। ये डिटेल्स डालने के बाद सेव पर क्लिक करना है, एक एक रिकॉर्ड यहाँ पर भी ऐसे ही ऐड करना होगा आपको। इस टेबल जो है वो B2C की है, यहाँ पर डाटा कंसोलिडेट जाता है। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर POS आपने उस पर्टिकुलर स्टेट में यहाँ पर सप्लाई की है वो रेट वाइज एंटर होगी, जैसे कि 5 वाले एक साथ डलेंगे, 12 वाले एक साथ डलेंगे, 18 वाले, जो भी रेट के आइटम है बस यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू लिख देनी है और यहाँ पर जो रेट है वो सेलेक्ट कर देना है। तो इसमें एक एक इनवॉइस वाइज एंट्री नहीं होती, टोटल एंट्री होती है। तो अगर किसी की पहले वाली टेबल से एप्लीकेबल नहीं केवल यही वाली है तो इसमें डिटेल एंटर करेंगे, तरीके से डिटेल एंटर कर देनी है। और जैसे मैं बैक पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आती जाएगी। अब आपको ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करना है और डाटा को सेव करते जाना है। नेक्स्ट टेबल जो है वो 8A 8B 8C वाली है, तो इसमें क्या है, रो भी बनाई गई है और कॉलम्स भी। तो आप देखें आपका प्रोडक्ट किस वैल्यू का है, तो उस महीने में जितनी भी टोटल वैल्यू है सबको टोटल करके एक साथ ही लिखना होता है, इसमें कोई इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं आती। लेकिन जो डिटेल यहाँ पर आप डाल रहे हैं फिर ऊपर डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज आपका डबल हो जाएगा फिर, ठीक है, टर्नओवर आ जाएगी। इंटर का मतलब लोकल है, रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, इन तीनों में से कैटेगरी चेक कर ले, उसके सामने वैल्यू लिखते हैं। अनरजिस्टर्ड को किया है तो उसके सामने यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। इंटर का मतलब है दूसरे स्टेट में, ये लोकल है और ये अदर स्टेट में। अदर स्टेट में रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई है तो उसके सामने रेस्पेक्टिव वैल्यू लिखनी है। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड को सप्लाई है तो यहाँ पर टोटल वैल्यू आपको देने की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। तो ऐसे ही करके इस पूरी टेबल में एक साथ ही डाटा फीड हो जाएगा, सेव पर क्लिक कर देंगे। बात करते हैं डेबिट नोट क्रेडिट नोट की। तो जो डेबिट नोट रजिस्टर्ड वाली है उसकी एंट्री तो जैसे हमने टेबल नंबर 4 में की थी वैसे ही होगी। यहाँ पर जो है आपको GST नंबर लिखना है, सामने वाले पर्सन का, जो भी क्रेडिट डेबिट नोट जारी कर रहे हैं उसका नंबर लिखना है। ध्यान दें GST में सप्लायर के पास ही पावर होती है कि वो डेबिट या क्रेडिट नोट जारी कर सकते हैं। फिर यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे, एंड उसके बाद नोट का टाइप क्या है, डेबिट या क्रेडिट क्या नोट है। क्रेडिट नोट अपनी जो वैल्यूज है उसको कम करने के लिए और डेबिट नोट वैल्यूज को बढ़ाने के लिए। टोटल वैल्यू यहाँ पर लिखनी है, मतलब जैसे 100 प्लस 18 118, ये POS तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, टेबल एक्सटेंड होगी और उसमें जिस भी रेट के आइटम है उसके सामने वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके एक एक एंट्री आपको करनी होगी। अब बात करते हैं 9B क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। इसमें एंट्री ऐसे होगी जैसे टेबल नंबर हमने 7 में की थी, पर इसमें एक फ़र्क है कि भाई यहाँ पर जो है पूरी लिस्ट दे दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेबिट या क्रेडिट नोट का नंबर, डेट लिखना है, टाइप लिखना है। POS यहाँ मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब POS वाइज एंट्री होगी, पर रेट की अलग अलग एंट्री नहीं है। जिस भी रेट के आपके डेबिट नोट क्रेडिट नोट है उनके सामने वैल्यू लिख दें, सेव पर क्लिक कर दें तो एक साथ ही इसका इफेक्ट आ जाएगा। ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करके आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। ये एडवांस वाली टेबल्स हैं तो इसको भी मैं आप पर कवर कर लेता हूँ। इसमें जो डिटेल है वो स्टेट वाइज होगी। ऐड स्टेट पर क्लिक करना है, यहाँ से POS सेलेक्ट करना है, जिस भी रेट के आइटम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इससे आपकी टैक्स की लायबिलिटी राइज होगी, टैक्स आपका जमा हो गया, फिर बाद में एडजस्टमेंट करेंगे तो उससे एडजस्ट होगी वैल्यू, इनवॉइस आपको अलग से जारी करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू है वो स्टेट वाइज एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। इसकी जो एडजस्टमेंट है वो इस वाली टेबल में ही होगी, टेबल नंबर 12। टेबल नंबर 12 में डाटा HSN वाइज एंटर होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4806, ये हमने HSN कोड ले लिया, ये हमें सेलेक्ट करना है यहाँ से। इसमें 2 अलग अलग कैटेगरी है, जो B2B आपने जारी किया है ऊपर टेबल नंबर से 4 में हमने एंट्री की तो उसकी वैल्यू तो यहाँ पर आएगी इस HSN कोड में, और रेट वाइज एंट्री होगी। यहाँ से हमें यूनिट सेलेक्ट करनी है कि पीसीस में है, नंबर्स में, किस में है, टोटल क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू। अब यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू देनी है, इसमें कहीं टोटल वैल्यू का डालने का ऑप्शन नहीं है कि आपको इनवॉइस की वैल्यू देनी है, किस रेट की आइटम थी। मतलब यहाँ पर पहले HSN सेलेक्ट होगा, फिर रेट सेलेक्ट होगा, वैल्यू डालकर ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ B2B किया, सेम इसी तरीके से B2C को भी आपको ऐड करना होगा, ठीक है। HSN डालना है, सर्च में अपना आप ऑटोमेटिकली आएगा, ये टेबल आ जाएगी, ऐड पर क्लिक करके इस डाटा को ऐड कर लेना है। बात करते हैं टेबल नंबर 13। टेबल नंबर 13 में अलग अलग टेबल्स देखिए यहाँ पर दी गई हैं। ये आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल के रिगार्डिंग है, ये वो मैंने जो RCM की लायबिलिटी बताई थी उसके रिगार्डिंग है। कोई आपने इनवॉइस को रिवाइज किया है, डेबिट नोट
क्रेडिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर, डिलीवरी चलान फॉर जॉब वर्क, डिलीवरी चलान फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल और लिक्विड गैस, ये अलग अलग पॉइंट इन्होंने दिए हैं। तो जिसमें आपकी जो भी आपने जारी किया है डॉक्यूमेंट, उसकी यहाँ पर डिटेल देनी है आपको। ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, किस नंबर से किस नंबर तक आपने दिया है। फॉर एग्जांपल आपने 420 से लेकर 439 तक जारी किए हैं, तो इसमें देख ले कितने टोटल नंबर हैं। इसमें से जो भी कैंसिल हुए हैं वो यहाँ पर हम लिख देंगे, आगे फिर उसके बाद नेट इशूड आ जाएंगे कितने आपने डॉक्यूमेंट जारी किए हैं। सेव पर क्लिक कर देना है, डाटा सेव हो जाएगा। जो ई कॉमर्स वाली टेबल्स हैं मैंने अलग से अपलोड की हुई है, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट या जो भी पर्सन डील्स करते हैं, यहाँ पर हम कवर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यूनिट समरी पर क्लिक करेंगे, बाद यहाँ पर प्रोसीड टू फाइल का बटन एनेबल होगा, यहाँ पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू फाइल इस टाइप का यहाँ पर आपको मैसेज आएगा नेक्स्ट पेज पर। उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस की डिटेल दी होगी, आप रिसिपिएंट वाइज समरी पर क्लिक करके देख सकते हैं कितने इनवॉइस यहाँ पर हैं। अलग अलग टेबल्स का डाटा भी यहाँ पर आपको दिखेगा, तो अगर किसी में भी मिसमैच आ रहा है तो आप बैक करके दोबारा से इसको, जब तक कि आप यहाँ पर ईवीसी के द्वारा सबमिट नहीं कर देते तब तक आप इसको अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, सब टेबल्स में डाटा आए ऐसा जरूरी नहीं है। जिस जिस टेबल का डाटा आपने एंटर किया है, मतलब जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है जिस मंथ में, वो यहाँ पर डिटेल आएगी। लेकिन टेबल नंबर 12 जैसे इसमें केस में क्या है कि सारी सप्लाई B2B वाली है, तो टेबल नंबर 12 और 13 स्पेशली ध्यान रखें, इसमें कोई भी आपकी यहाँ पर मिसमैचिंग ना रहे। टेबल नंबर 12 में डाटा पूरा है, टेबल नंबर 13 में भी पूरा डाटा है। उसके बाद यहाँ पर फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा आई वी है बाई, ये वाला कंफर्मेशन वाला ऑप्शन ध्यान से रीड करते हुए सेलेक्ट करना है। ऑथराइज्ड पर्सन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा फाइल विद ईवीसी, इस पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर है, उस पर ओटीपी जाएगा। जैसे हम यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो उसके तुरंत बाद जो है ये रिटर्न फाइल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है, जैसे यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो आपकी रिटर्न जो है फाइल हो जाएगी। तो आप चाहे तो डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं। यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है और सही तरीके से अपने रिटर्न को फाइल करना है। अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो फिर आप उसको R1A में अमेंडमेंट कर पाएंगे। जब रिटर्न फाइल होगी उसके बाद हम 3B फाइल करेंगे। तो लेटेस्ट वीडियो के अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी इनकम टैक्स से काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल है, आप वो वीडियो भी एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियोज़ को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।